ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज अपन फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे। करेक्ट। तो आज की क्लास तो बड़ी फंडामेंटल क्लास है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। फोटो मीन्स लाइट, या आप ये बोल सकते हैं कि रेडिएशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी से सिंथेसिस करना है हमें इसको, केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में ही फोटोसिंथेसिस है। इज दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस का बेसिक समझ गए एकदम अच्छे से। रेडिएशन एनर्जी को, जो कि हमें सनलाइट से मिलेगी, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा बेटा कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग एल्गी ऑल्सो, लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो ऑल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कुछ पैरासाइट प्लांट भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। यानी अगर मैं पैरासाइट प्लांट की बात करूं तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सारे बैक्टीरिया भी नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया करते हैं। करेक्ट। इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फोटोसिंथेसिस से सभी बच्चे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस से हमें कार्बोहाइड्रेट गेन होता है। तो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है उसे अपन प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास बनता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, उसी को अपन प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आज अगर एक जनरल वे में देखा जाए तो 90% प्रोडक्टिविटी जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट से आ रही है और 10% प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से आ रही है। यानी 90% प्रोडक्टिविटी जो है वो एक्वेटिक जोन से है और जो 10% प्रोडक्टिविटी है वो टेरेस्ट्रियल जोन से। 90% प्रोडक्टिविटी कहां से है? एक्वेटिक जोन से, और 10% प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल जोन से। करेक्ट बच्चों? तो सबसे ज्यादा जो सी या ओशियन की अगर अपन बात करें तो यहां पर एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये डाइटम डाइनोफ्लेजिलेट का भी नाम सुना होगा आपने, डाइटम डाइनोफ्लेजिलेट, जो मैंने डाइवर्सिटी में बताया था। तो ये जो है यहाँ के मेजर प्रोड्यूसर हैं सी या ओशियन के। करेक्ट। अब ये जो डाटा है, इस डाटा को थोड़ा मैं क्लियर कराना चाहता हूँ। ये बुक्स में ये डाटा दे रखा है। जबकि हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो इकोलॉजी में ये दे रखा है, 12th में आपकी इकोलॉजी, उसमें ये दे रखा है कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी टेरिस्टल जोन से आ रही है। मतलब फॉरेस्ट सिस्टम जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी बना रहे हैं एज कंपेयर एक्वेटिक सिस्टम, बिकॉज एक्वेटिक सिस्टम में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले करता है। तो ये डाटा कंफ्यूजिंग है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट। इकोलॉजी क्या कहती है? इकोलॉजी के अंदर ये मेंशन है बेटा, ध्यान रखना। इकोलॉजी में ये है कि लगभग 75% प्रोडक्टिविटी फ्रॉम फॉरेस्ट सिस्टम या टेरिस्टल सिस्टम, और जो 25% प्रोडक्टिविटी है वो फ्रॉम एक्वेटिक सिस्टम। ये इकोलॉजी का डाटा है। करेक्ट। तो फोटोसिंथेसिस का बेसिक आपको समझ आ गया होगा, रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। अब फोटोसिंथेसिस जो है इसकी एक जनरल
प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस फिजिकल रिएक्शन भी है, फिजिकल फिनोमिना भी है, यानी बायोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है और फिजिकल भी है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन है, वाइटल रिएक्शन तो है ही है बिकॉज ये लिविंग्स में होती है। अब इनको अपन क्लियर करते हैं। देखो ये लिविंग्स में होती है यानी ये बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गई, और इसमें बायोमास बनता है यानी केमिकल रिएक्शन हो गई। लाइट यूज हो रही है दैट मींस फिजिकल रिएक्शन हो गई, करेक्ट। इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। और जब सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती है बेटा, एनर्जी यूज होती है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है इसलिए ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। बात समझ आ गई। और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दैट मीन्स ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होने के कारण रेडॉक्स रिएक्शन भी है। वंस अगेन आई रिपीट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, सो वी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। लिविंग्स में होती है सो वी कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी भी बन रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। सनलाइट यूज हो रही है, दैट इज फिजिकल रिएक्शन। इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो अपन इसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और इसमें एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी गेन होती है, इसलिए इसको अपन एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई। अब अपन इसका बेसिक इक्वेशन देखते हैं। अगर हम इसका बेसिक इक्वेशन देखें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये बेटा 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट की प्रेजेंस रहेगी, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, रिजल्टिंग C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। That is the basic reaction of photosynthesis. You studied in lower classes, okay? तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है ये पूछा जाएगा। तो रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलोंग विद सम मिनरल आल्सो, राइट? तो मिनरल की प्रेजेंस में भी होती है। CO2 प्लांट कहां से गेन करता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट अपटेक करती है वाटर को, याद है ये बात? तो CO2 और वाटर प्लांट यूज करेगा, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है जो कि रिलीज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में CO2 का हुआ है रिडक्शन और वाटर का हुआ है ऑक्सीडेशन। इसको फोटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सीजन कहां से आई? ऑक्सीजन कहां से आई भाई? वाटर से आई, ये वाली ऑक्सीजन। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कार्बन कहां से है? फ्रॉम CO2। ऑक्सीजन कहां से, ग्लूकोज की ऑक्सीजन कहां से है? फ्रॉम CO2। तो ग्लूकोज का हाइड्रोजन कहां से आया? तो ग्लूकोज का जो हाइड्रोजन है वो आपको लिखना है डायरेक्टली फ्रॉम NADPH2, एंड NADPH2 के पास किससे आया? वाटर से। तो डायरेक्ट आंसर तो ये रहेगा, सेकंड आंसर ये रहेगा। इज दैट क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्वेश्चन ये पुट होता है इसके अंदर कि प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन, करेक्ट। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बताइए।
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको बताना है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां पे शो तो होगा नहीं क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो अनस्टेबल है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसका जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, HCH, फॉर्मेल्डिहाइड। वो कैसे? एक्चुअली होता क्या है बेटा कि एक CO2 फिक्स होती है तो क्या बनेगा बेटा? HCHO बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह करते करते जब 6 CO2 फिक्स होगी बेटा, सुन रहे हो? तो जब 6 CO2 फिक्स होगी तो HCHO का जो पॉलीमर है वो बनेगा ग्लूकोज। करेक्ट? एक CO2 से HCHO ही बनता है। ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कितनी CO2 फिक्स करनी पड़ेगी? 6 CO2 फिक्स करनी पड़ेगी, यानी HCHO 6 टाइम बनेंगे तब जाके ग्लूकोज बनेगा। देखो 6 टाइम बनेंगे तो C6 हो जाएगा, H12 हो जाएंगे और O भी 6 हो जाएंगे। तो ग्लूकोज इज अ पॉलीमर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक बार एक क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा? व्हाट हैपन? देखिए बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ और ये डिपॉजिट हो गया अगर फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये प्लांट के लिए टॉक्सिक है। ठीक है ना? ये तो डिपॉजिट होता नहीं है क्योंकि तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान में रखनी है। इस रिएक्शन के बेस पर सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। करेक्ट? तो कम से कम आपको इतना तो पता चला कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बेसिक फंडामेंटल तो आपको क्लियर हो गया ना एकदम अच्छे से? ओके। अब देखो, इसमें एक 10th क्लास में भी आपके था कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के स्टेप पूछे गए थे आपसे। तो अब देखिए, इसी रिएक्शन से हम स्टेप यहां पर बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि लाइट एनर्जी को यूज करता है क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो सनलाइट को बेटा एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल एनर्जी यानी एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यानी उसने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट? समझ आ गया? ये फर्स्ट स्टेप है बेटा फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो क्या स्टेप हुआ पहला? लाइट या रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, और वो क्या रिलीज करेगा बेटा? शाबाश, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। रिजल्टिंग क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। समझ गए? दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नाउ सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा? वाटर का फोटोलाइसिस होता है। वाटर का फोटोलाइसिस या फोटो ऑक्सीडेशन, यानी वाटर टूटता है। ये वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है, देखो। और वाटर जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा प्लस NaDH2 बनेगा, NADPH2, जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि वाटर से NADPH2 बनते हैं। इज दैट क्लियर? और प्लस इसी स्टेप में एटीपी भी बनेगा, एनर्जी भी बनेगा। तो वाटर फोटोलाइसिस होना, ये सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज, अब देखो, वाटर ब्रेक हो गया, लाइट एब्जॉर्ब हो गई, ये पहला स्टेप। ये दूसरा स्टेप। अब बचा क्या? अब बचा है तीसरा स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है या रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाना है। तो थर्ड स्टेप होगा CO2 का रिडक्शन करना है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो बेसिकली 3 स्टेप की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, लेकिन अगर इनको टाइप्स में डिवाइड करें तो ये दोनों रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन पूरी तरह से लाइट पर डिपेंड करती हैं, इसलिए ये लाइट फोटोसिंथेसिस है या लाइट रिएक्शन बोलते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस। और ये वाली रिएक्शन जो है वो नॉट डिपेंड ऑन लाइट
बट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ लाइट, है ना। लाइट से जो प्रोडक्ट, सॉरी, नॉट डिपेंड ऑन लाइट बट द डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट, है ना। लाइट एनर्जी का प्रोडक्ट क्या था, एटीपी था, NADPH2 था, उस पर तो ये डिपेंड करती है, बट ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि CO2 का जब हम रिडक्शन करने जाएंगे, तो CO2 का जब हम रिडक्शन करेंगे तो इसमें ATP और NADPH2 यूज होगा। अब आप बताइए कि ATP और NADPH2 हमने किससे बनाया, ये हमने बनाया था लाइट रिएक्शन से। तो इसमें लाइट तो नहीं जरूरत हुई, लेकिन लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट तो यूज हुआ ना इसमें। तो ये अल्टीमेट फोटोसिंथेसिस दो टाइप की रिएक्शन हो गई, एक लाइट रिएक्शन हो गई और एक डार्क रिएक्शन हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां तक ठीक है, हमारा बात आपको पूरा क्लियर हुआ? अब ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर हम और एक बेसिक फिनोमिना स्टडी करेंगे। बच्चों, फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को मैं PS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट बच्चों? PS मींस फोटोसिंथेसिस, है ना। और एक होगा एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस, राइट। तो जो एरोबिक फोटोसिंथेसिस है, इसका मतलब क्या है? एरोबिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। अब समझिए, एरोबिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। दूसरी बात कि एरोबिक फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन है जिसमें वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है। वाटर से तो ऑक्सीजन बना है ना भाई, तो इसमें वाटर जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर अपना रोल प्ले करेगा। समझ आ गया? अब बच्चों देखो कि जो फर्स्ट एरोबिक फोटोसिंथेसिस था, फर्स्ट एरोबिक फोटोसिंथेसिस वो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा किया गया था। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहां पर भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन था, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से ही बनती है ना बेटा। फोटोसिंथेसिस से हमें बायोमास मिलता है, फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बायोमास इसको कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो जो फर्स्ट इस अर्थ पर जो ऑक्सीजन इनिशियली जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो अर्थ जो था वो एनॉर्बिक एटमॉस्फेयर था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं था यहां पर। तो जो इस अर्थ पर जो पहली बार ऑक्सीजन रिवॉल्व हुई वो किसने की? साइनोबैक्टीरिया ने की, ड्यू टू एरोबिक फोटोसिंथेसिस। और जब ऑक्सीजन बना तभी बेटा कॉम्प्लेक्स लाइफ या कॉम्प्लेक्स सेल का फॉर्मेशन हुआ। कॉम्प्लेक्स सेल बनाने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो बात समझ आ गई। एनॉर्बिक फोटोसिंथेसिस यानी जो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस अर्थ क्रस्ट पर जो हुआ ऑन अर्थ क्रस्ट, वो एनॉर्बिक ही था बेटा, और ये आर्किया बैक्टीरिया के द्वारा किया गया। फोटोसिंथेसिस पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन जो पहले फोटोसिंथेसिस होता था वो फोटोसिंथेसिस कौन सा था? एनॉर्बिक था, राइट। अब एनॉर्बिक फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी इक्वेशन देख लीजिए आप। CO2 प्लस H2S इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2O प्लस S। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, लास्ट में आपको सल्फर मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। S मींस सल्फर, ओके। तो एनॉर्बिक फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं हो रहा बेटा, बोलिए ना प्लीज? ऑक्सीजन नहीं बन रही है, और इसमें H2S एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इज दैट क्लियर? यानी सीधे भाषा में बोलता हूं कि वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें नहीं है। बात समझ आया होगा सबको एकदम अच्छे से? सिंपल डिफरेंस है बच्चों, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को। एरोबिक एयर का मतलब ऑक्सीजन, तो एरोबिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन बनेगा तो कॉमन सेंस है कि डोनर कौन होगा? वाटर होगा। और एनॉर्बिक फोटोसिंथेसिस का मतलब
ऑक्सीजन नहीं बनेगा। और ऑक्सीजन नहीं बन रहा है इसका कारण ये है कि यहाँ पे वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड है या कोई अदर सब्सटेंस है। इज दैट क्लियर? लेकिन वाटर नहीं है। सबसे पहले इस अर्थ पर कौन सा फोटोसिंथेसिस था? एनारोबिक। इसके बाद कौन सा इवॉल्व हुआ? एरोबिक। फर्स्ट टाइम एरोबिक फोटोसिंथेसिस किसने किया? साइनोबैक्टीरिया ने। ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का क्रेज भी किसको जाएगा? साइनोबैक्टीरिया को। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, अब थोड़ा सा अपन फोटोसिंथेसिस की साइड पे चलते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक, आज आपको एकदम बेसिक ज्ञान दे रहे हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होता है बेटा कि बड़ी बातें हम कर लेते हैं और छोटी बातें कई बार रह जाती हैं, है ना। और बेस हमेशा छोटी छोटी बातों से ही बनता है। स्मॉल कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे तभी आप लार्ज कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे। यस, तो फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? बहुत सिंपल है बेटा। फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट। अभी सेल बायोलॉजी में मैंने आपको पूरा क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करवाया था। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब क्लोरोप्लास्ट जहां है वहां फोटोसिंथेसिस होगा, बस चिंता मुक्त हो जाओ। क्लोरोप्लास्ट मेनली आप कहां देखते हैं? लीफ के मेसोफिल रीजन में। अगर ग्रीन स्टेम है तो वहां भी हो सकता है, फ्लावर का कैलिक्स भी है ना। तो कुल मिला के मैं बात ही मुंह में नहीं कर रहा है ये सब बात, मैं ये कह रहा हूं कि जहां क्लोरोप्लास्ट है मतलब फोटोसिंथेसिस है। अब फंजाई जो है वो प्लांट है और प्लांट होकर भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। व्हाट इज रीजन? बिकॉज नो क्लोरोप्लास्ट। सही बात है। अब एक और यूनिक एग्जांपल देखिए, यूग्लिना। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बट वैसे क्लासिफिकेशन करें तो प्रोटोजोआ में आता है, यानी एनिमल्स में आता है। तो ये एक एनिमल होकर भी फोटोसिंथेसिस करता है बिकॉज हैविंग क्लोरोप्लास्ट। सीधी भाषा में बात समझ आ गई है आपको कि क्लोरोप्लास्ट है मतलब फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस क्यों? तो देखिए बच्चों कि अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें पिगामेंट्स हैं। अब पिगामेंट्स का मतलब क्या है बेटा? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, दीज आर पिगामेंट्स। तो अगर ये पिगामेंट्स हैं तो ये पिगामेंट अगर हैं तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे बेटा। ये पिगामेंट्स क्या काम करते हैं भाई? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट एब्जॉर्ब होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। अभी फोटोसिंथेसिस के स्टेप बताए थे ना मैंने। फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था? बताइए ना क्या था? लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, वहीं से तो होता है। तो पिगामेंट होंगे तभी आगे की प्रोसेस रन करेगी, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की साइड क्या हो गई? क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट हैविंग पिगामेंट्स, है ना। विच काइंड ऑफ पिगामेंट्स? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, राइट। अब बेटा जो क्लोरोफिल है वो भी कई टाइप के होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, देयर आर मेनी टाइप्स। ओके, तो बेसिकली अपन ये चार का डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एक बात को अच्छे से समझिए। क्लोरोफिल ए, एक तो आपको इनका कलर पूछा जाएगा। क्लोरोफिल ए का ब्लू कलर है, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, सॉरी बेटा ब्लू कलर नहीं है, ब्लू ग्रीन, और ये येलो ग्रीन, और ये ग्रीन है। ठीक है, कलर याद हो जाएगा आपको, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, राइट। अब आगे की बात करते हैं अपन। क्लोरोफिल ए मेजर पिगामेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल ए, अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें स्टार्ट हो जाएगी, देखो। ठीक है, क्लोरोफिल ए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेजर पिगामेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का सबसे मुख्य पिगामेंट कौन सा है?
मेन पिगामेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए, बिकॉज क्लोरोफिल ए दोनों काम कर सकता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और उसको उसका एक्शन भी कर सकता है, एक्शन स्पेक्ट्रम भी, एक्शन का मतलब वो एटीपी भी बना सकता है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर सकता है। तो क्लोरोफिल ए अकेला सब कुछ कर सकता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में दो ही बात होती है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और फिर लाइट का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एटीपी बनाना, जिसको एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो दोनों काम क्लोरोफिल ए कर सकता है, राइट, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि अगर दोनों काम ये अकेला करेगा तो इसका सोलराइजेशन हो जाएगा, लाइट की ज्यादा एनर्जी से ये डिग्रेड हो जाएगा, मर जाएगा ये। इसलिए क्लोरोफिल ए को एसेसरी पिगामेंट्स की जरूरत होती है, हेल्पर पिगामेंट्स की जरूरत होती है जो इसको सोलराइजेशन से बचाते हैं। तो मतलब कि ये हो गए एसेसरी पिगामेंट, एसेसरी पिगामेंट, हेल्पर पिगामेंट। तो ये पिगामेंट क्या करेंगे? ये क्लोरोफिल ए को सोलराइजेशन से प्रिवेंट करेंगे, यानी प्रिवेंट टू क्लोरोफिल ए, प्रिवेंट टू क्लोरोफिल ए फ्रॉम सोलराइजेशन। सोलराइजेशन का मतलब उसे ज्यादा सन एनर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि समझ आया होगा। जब बाकी काम तो क्लोरोफिल ए पूरा कर सकता है, ठीक है, बात समझ आ गई? कोई डाउट? अब देखो इसमें अगर हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल की अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में एक तो रिंग होती है और एक टेल होती है, ठीक है। मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना याद रख लो बस। इसे बोलते हैं पोरफायरिन रिंग और इसे बोलते हैं फाइटोल टेल। इस टेल में OH ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है और रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर पूछेगा कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कैसी है, तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में एक रिंग है, ये रिंग हो गई, और टेल है, टेल OH ग्रुप वाली है, हाइड्रोफोबिक है। रिंग के सेंटर में आयन पूछा जाता है कौन सा प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, बात खत्म। बिल्कुल सिंपल पूछेगा। अब देखिए बेसिक और बताता हूं मैं आपको, एक और इसमें क्वेश्चन एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्कस हुआ है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है बेटा C55H72O5N4 Mg, that is the formula of chlorophyll. And now the formula of chlorophyll B is C55 O6N4 Mg। ये है क्लोरोफिल ए और बी। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है यही पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल ए की जो रिंग है उसका जो कार्बन नंबर 3 है रिंग का, उस पर मैथाइल ग्रुप होता है, और जो क्लोरोफिल बी है इसकी रिंग का जो कार्बन 3 है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आप देखो बेटा फर्क है कि नहीं? देखो क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन 2 ज्यादा होंगे, देखो 2 ज्यादा है, और क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन कम होगा और ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो देखो हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये इस ग्रुप की वजह से डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। और ज्यादा इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन पिगामेंट आता है, जेंथोफिल पिगामेंट्स आता है, ठीक है ना। दीज आर कैरोटीनॉइड्स। जेंथोफिल में भी आगे बहुत टाइप है, अभी आपको बताना यहां पर इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर कोई पूछे जियाजेंथिन, वायोलाजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, these are the types of xanthophyll, clear?
खैर मुद्दे की बात करा, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल ऑरेंज कलर का होता है और कैरोटीन कैसा कलर का होता है? येलो कलर का होता है। आप देखिए बेटा, जो कैरोटीन है इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो C40H56 और इसका फॉर्मूला है C40H56O2। ये डिफरेंस है इसको। कैरोटीन जो है बेटा, मुद्दे की बात करते हैं, जो कैरोटीन है वो सबसे ज्यादा, हाँ एक चीज और कि ये जरूर पूछेगा, कैरोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन इसका प्रीकर्सर है, इसी से कैरोटीन बनेगा। कैरोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है? कैरोटीन एक तो एसोसरी फिलामेंट है जो क्लोरोफिल ए को सोलराइजेशन से बचाएगा, ठीक बात है। दूसरी बात कि जो कैरोटीन है वो क्या करता है बेटा? एलिमेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, फोटोसिंथेसिस में O2 नहीं बनता है, फोटोसिंथेसिस में एलिमेंट ऑक्सीजन बनती है और कैरोटीन ही होता है जो एलिमेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये काम कैरोटीन का है। एक वो एसेसरी फिलामेंट है यानी क्लोरोफिल ए को प्रिवेंट करेगा। दूसरी बात, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का भी सोर्स है, तो विटामिन ए बनाने में भी इसका रोल रहेगा। तीसरी बात कि जो कैरोटीन है वो एबीए सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। एबीए अभी आप सुनेंगे, प्लांट इनहिबिटर हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? एब्सिसिक एसिड। तो उसमें भी अपना रोल प्ले करता है कैरोटीन। इज दैट क्लियर? तो ये मेन बातें मैंने आपको बताई। ये प्लांट इनहिबिटर हार्मोन है एबीए, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा फाइकोबिलिन्स की। तो फाइकोबिलिन्स में जो फिलामेंट्स आते हैं वो है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। दीज आर द फाइकोबिलिन्स। ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है। इज इट क्लियर? तो ये रेड कलर का है, आपने ये किस में मिलेगा? रेड एल्गी में मिलेगा, रेड एल्गी में फाउंड होता है। ये बीजीए में मिलेगा आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा। क्लियर? तो ये कुछ मैंने पिगामेंट्स के बारे में बताया। और अब अल्टीमेटली सुन लीजिए मेरी बात कि क्लोरोफिल ए और कैरोटीन ये यूनिवर्सल पिगामेंट है। यूनिवर्सल का मतलब कि ये पिगामेंट सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होंगे, चाहे वो लोअर प्लांट है चाहे वो हायर प्लांट है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़कर। किसको छोड़कर? बैक्टीरिया को छोड़कर। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया में क्या होता है फिर वो जानते हैं। बैक्टीरिया में होता है बेटा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और एक होता है बेटा बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो विरिडिन। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल पर्पल कलर का होता है और बैक्टीरियो विरिडिन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना? तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में क्या होते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये बात को ध्यान से सुनिएगा। बाकी क्लोरोफिल ए और कैरोटीन यूनिवर्सल फिलामेंट है, समझ गए? यानी बैक्टीरिया को छोड़कर ये बाकी सब में होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक गुरु ज्ञान दे देता हूं, ठीक है? तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये गुरु ज्ञान क्या है वो समझ लीजिए। गुरु ज्ञान ये है कि जितने भी ग्रीन प्लांट है, जितने भी ग्रीन प्लांट है, उन ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीनॉइड्स होंगे। ठीक है? ग्रीन प्लांट्स में फाइकोबिलिन्स भी होंगे,
कैरोटीनॉइड्स लिखिए आप, इसमें ज़ैंथोफिल इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है यूग्लिना की, सेम है, डू। ग्रीन एल्गी एकदम सेम पिगामेंट्स हैं। बीजीए सेम पिगामेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी में, बट इसमें एडिशनल आ जाएगा फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन की वजह से इसका कलर रहेगा ब्लू। बाकी पिगामेंट इसमें रहेंगे हायर प्लांट जैसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट। ये भी रहेंगे इसमें, एडिशनल पिगामेंट रहते हैं। अब इसके बाद आता है ब्राउन एल्गी और आता है रेड एल्गी। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखो ग्रीन एल्गी में क्या था, अब देखो क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड यूनिवर्सल है भाई, सब में है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ग्रीन एल्गी में क्या था, बी। ब्राउन में आ जाएगा क्लोरोफिल सी और रेड डी, इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल डी। बात खत्म। बाकी इसमें क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही रहेगा, क्लोरोफिल ए तो रहेगा क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है। कैरोटीनॉइड्स भी रहेंगे क्योंकि वो भी यूनिवर्सल है। लेकिन अब एडिशनल देखिए, ये ब्राउन है, ब्राउन कलर होने के कारण इसमें एक्स्ट्रा पिगामेंट होगा फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये ब्राउन है। और ये रेड है, रेड कलर इसमें आया किसकी वजह से, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। तो सिंपल है बस ये याद करने का तरीका कि ग्रीन प्लांट, यूग्लिना, ग्रीन एल्गी, बीजीए, इन सब में क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स है। बस बीजीए में एक एक्स्ट्रा फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन आ जाएगा। ब्राउन एल्गी में अब क्लोरोफिल बी इनमें आ गया ना ग्रीन एल्गी में, तो ब्राउन में आ जाएगा सी, रेड में आ जाएगा डी, ठीक है। बाकी क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड तो यूनिवर्सल है। अब इसका ब्राउन कलर किसकी वजह से, वो ध्यान रखना है। तो ब्राउन कलर किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथिन की वजह से, और इसका रेड कलर किसकी वजह से, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। तो ये आपको एक एडिशनल बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। चलिए पिगामेंट्स की बातें तो हमने ढेर सारी कर ली। अब हमें ये देखना है कि भाई ये पिगामेंट जो हैं इनका पता कैसे लगाया जाए कि प्लांट में कौन सा पिगामेंट है। तो पिगामेंट का सेपरेशन करने के लिए या पिगामेंट की स्टडी करने के लिए एक टेक्निक होगी बेटा, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम इन पिगामेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, लार्ज टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है बेटा, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ठीक है। और यहां पर एक सॉल्वेंट होता है बेटा, और ये सॉल्वेंट आप एसीटोन ले लो, इथेनॉल ले लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है तो एसीटोन ज्यादा यूज होता है। अब जो प्लांट का लीफ है ना, उसका हमने पेस्ट बना रखा है ना, वो भी एसीटोन में बना रखा है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहां पर वो जो है सैंपल डालते हैं, पिगामेंट का सैंपल डालते हैं। अब क्या करेगा बेटा, ये सॉल्वेंट ऊपर रन करेगा, तो सॉल्वेंट के साथ ये सैंपल जो है वो भी डिसॉल्व होकर रन करेगा ऊपर। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला नीचे मिलेगा। दैट मींस यहां पर आपको क्लोरोफिल मिल जाएंगे, यहां पर आपको कैरोटीनॉइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको आप कलर्स के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। किसके बेस पर, कलर्स के बैंड मिलेंगे आपको अलग अलग, और कलर मैंने सबका बताया ना आपको। तो इस तरह पिगामेंट का सेपरेशन होता है, किस टेक्निक के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू इनका सेपरेशन होता है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको एकदम अच्छे से। और ये सॉल्वेंट जरूर याद रखना कौन सा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ज्यादातर एसीटोन या इथेनॉल इसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यहां पे शेयर करूंगा। अब ये पिगामेंट होते कहां पर हैं, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपको पता है क्लोरोप्लास्ट है। देखो मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेल बायोलॉजी में मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया हुआ है आपको। तो प्लांट्स में यहां पर स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट।
तो क्लोरोप्लास्ट में ये पिगामेंट होंगे, लेकिन कहां होंगे ये देखिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड या लेमिनी, ठीक है। अब इस तरह ये थाइलेकोइड का स्टैक होगा, ठीक है, लगभग 2 से 200 के अराउंड ये स्टैक बनेगा इनका, और इस एक स्टैक को बोलेंगे ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर वर्ड है और प्लूरल वर्ड अपन यूज करेंगे ग्रेना, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है बेटा। तो ये जो ग्रेना थाइलेकोइड, इसका नाम अब अपन दे सकते हैं ग्रेना थाइलेकोइड। तो ग्रेना थाइलेकोइड, थाइलेकोइड एक्चुअली क्या है, मेम्ब्रेन है बेटा, और कुछ नहीं है। क्या है, मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसको, इसका जो स्टैक है, इसको सिंगुलर को ग्रेनम बोला और प्लूरल है तो ग्रेना। अब इसी तरह देखिए, फिर ये एक थाइलेकोइड स्टैक बनाया मैंने यहां पर, इनको आपस में जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं फ्रैट चैनल या स्ट्रोमा लेमिनी, थाइलेकोइड या लेमिनी, राइट। तो जो पिगामेंट्स होते हैं वो इस थाइलेकोइड यानी इस मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो पिगामेंट जो है वो यहां पर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये पिगामेंट्स हैं। ये मेम्ब्रेन पर इस तरह से ये पिगामेंट्स हैं यहां पर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट। मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, तो ये मेम्ब्रेन पे पिगामेंट्स प्रेजेंट है। अब ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये यहां पर ये पिगामेंट्स प्रेजेंट है ग्रेन्यूल फॉर्म। तो ये जो ग्रेन्यूल फॉर्म में जो ये प्रेजेंट है पिगामेंट्स, इनको, ये कोई एक पिगामेंट नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पिगामेंट है। यहां पर क्या है, ग्रुप ऑफ पिगामेंट्स है यहां पर, और इनको बोलते हैं क्वांटासोम। तो क्वांटासोम क्या चीज है, नया वर्ड नहीं है। क्वांटासोम क्या चीज है, ग्रुप ऑफ पिगामेंट। कहां प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड पे प्रेजेंट होता है। तो यहां भी, तो कहां कहां हुए पिगामेंट, ग्रेना थाइलेकोइड पर, और कहां हुए, स्ट्रोमा थाइलेकोइड पर। यहां पर पिगामेंट्स हैं। और क्या ये पिगामेंट सिंगल होते हैं, नहीं, ये ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पिगामेंट को क्या बोला जाता है, क्वांटासोम बोला जाता है। तो ये जो क्वांटासोम है, इसकी स्टडी की थी पार्क और बिगिंस ने। इसकी स्टडी किसने की थी, पार्क एंड बिगिंस ने। और इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगभग 230 से 250 है, और कैरोटीनॉइड जो इसमें होते हैं वो लगभग 50 मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये ग्रुप ऑफ पिगामेंट्स को क्वांटासोम कहते हैं, जो थाइलेकोइड्स पे प्रेजेंट होता है, राइट। बताओ, समझ आया एकदम अच्छे से। अब ये जो क्वांटासोम है या ग्रुप ऑफ पिगामेंट्स हैं, इनके लिए हमने एक वर्ड और यूज भी किया है। इसके लिए हमने यूज किया है वर्ड पिगामेंट सिस्टम। क्या वर्ड यूज किया हमने इनके लिए, कहां लिखे हैं, यहां लिखे हैं। तो हम इसको पिगामेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, पिगामेंट सिस्टम। तो ये दो तरह के पिगामेंट सिस्टम होते हैं, एक पीएस फर्स्ट और एक पीएस सेकंड। फोटो सिस्टम या पिगामेंट सिस्टम फर्स्ट, या फोटो सिस्टम या पिगामेंट सिस्टम सेकंड, करेक्ट। दो ही तरह के पिगामेंट सिस्टम आप पढ़ेंगे, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। एक तरह का ये ग्रुप ऑफ पिगामेंट ही है। तो अब ये कहां फर्स्ट होता है और कहां सेकंड होता है, ये अब बताते हो। फर्स्ट सेकंड क्या है वो भी बताएंगे आप। देखिए, ये जो ग्रेना थाइलेकोइड है, ये इसकी ओपन सरफेस है, ओपन यानी बाहर वाली, और इसको बोलते हैं नॉन एप्रिस्ड सरफेस, नॉन एप्रिस्ड सरफेस, या इसको बोलो आप ओपन सरफेस। तो ये जो ओपन सरफेस है, यहां पर पीएस फर्स्ट होता है, और ये जो ये वाला जो एरिया है, अंदर वाला जो ये वाला एरिया है, इस अंदर वाली सरफेस को बोलते हैं एप्रिस्ड सरफेस या क्लोज सरफेस बोल दीजिए। यहां पर पीएस सेकंड होता है। तो ग्रेना थाइलेकोइड वो जगह हो गई है बेटा जिसमें पीएस फर्स्ट भी है और पीएस सेकंड भी है। तो पीएस फर्स्ट कहां होता है,
ओपन सरफेस पर, दैट इज पीएस फर्स्ट एंड दैट इज पीएस सेकंड। और जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड है इस पर केवल पीएस फर्स्ट होता है, यानी ये पीएस फर्स्ट, यानी इस पर होता है पीएस फर्स्ट। तो अब आपको ये भी पता चल गया पीएस फर्स्ट दोनों जगह है, वो ग्रेना थाइलेकोइड की ओपन सरफेस पर है और स्ट्रोमा थाइलेकोइड में, और पीएस सेकंड वो ग्रेना थाइलेकोइड की एप्रिस सरफेस यानी क्लोज सरफेस में। करेक्ट, समझ आ गया। अब आप एक बात देखिए कि ये आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें पता चल गया कहां पर आपके पिगामेंट है। ओके, अब देखो जहां पिगामेंट है वहीं लाइट रिएक्शन होती है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहां होगी अगर कोई पूछे, तो ग्रेना थाइलेकोइड में भी लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा थाइलेकोइड में भी लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर पिगामेंट है। अब डार्क रिएक्शन कहां होगी, तो जो ये अब ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला क्लोरोप्लास्ट के इस अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा जो है यहां पर डार्क रिएक्शन होगी। तो पूरा समझ आ गया। तो इस स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम क्या करेंगे, CO2 का रिडक्शन कर देंगे। तो डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां होती है, ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड में। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हायर प्लांट में बता दिया मैंने पिगामेंट्स कहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड क्या है वो आगे बताते हैं। ठीक है, बताओ पूरी बात समझ आई। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप देखो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर पिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में ही आपको पिगामेंट मिलेंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, नो क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जिस जगह पर पिगामेंट प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। जैसे इस तरह से ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर पिगामेंट प्रेजेंट है। पिगामेंट तो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन जिस एरिया में है उस एरिया को हमने क्या बोला, क्रोमेटोफोर बोला। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह बीजीए की बात करो, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, नो क्लोरोप्लास्ट, बट इसमें लेमिली लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेमिली या थाइलेकोइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, बोलो ना प्लीज, पिगामेंट प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर पिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो ये बाकी एल्गी का, प्लांट्स का तो बता ही दिया मैंने, और बैक्टीरिया और बीजीए का भी आपको बता दिया है। ठीक है, कोई डाउट? तो पिगामेंट कहां होते हैं और फोटो सिस्टम की साइट के बारे में आज हमने ढेर सारी बात की, पिगामेंट का सेपरेशन भी समझा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक हो गया, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।